नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंगेर से आई खबर से। मुंगेर में धरहरा प्रखंड के कोटवा गांव में पूजा का प्रसाद खाने से करीब 80 ग्रामीणों की तबीयत खराब हो गई है। ये खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां प्रसाद खाने से 80 ग्रामीणों की तबीयत खराब हो चुकी है। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टरों की टीम गांव में लोगों का इलाज करने पहुंची है। इसमें 15 लोगों की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। उन्हें धरहरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कोटवा गांव के महेश कोड़ा के घर सत्यनारायण भगवान की पूजा में दलित, महादलित, आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए थे और वहीं पर प्रसाद खाया, जिसके बाद से तबीयत बिगड़ी हुई है। करीब 80 लोगों की तबीयत खराब हुई है प्रसाद खाने से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अरुण, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? 80 लोग जिनकी तबीयत खराब हुई थी, उनमें से बताया जा रहा है कि 15 की हालत गंभीर है। अभी क्या अपडेट? जी, मैं बता दूं कि अभी सबको ही स्थानीय सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया है और सबकी स्थिति जो है अभी चिंताजनक नहीं है, ठीक है। डॉक्टर की एक विशेष टीम है, कल बीते रात से ही वहाँ पे कैंप की है कि उन प्रसाद में क्या ऐसा मिलाया गया था कि जिसके खाने के बाद इतने लोगों की तबीयत जो है खराब हुई। जी, तो अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है कि आखिर प्रसाद में ऐसा क्या था जिस वजह से तबीयत खराब हुई है। क्या इसकी सूचना वहां के पुलिस को मिली है? क्या पुलिस भी इस पर किसी स्तर से जांच कर रही है? जी 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 बिल्कुल। कल पुलिस के ही माध्यम से जो है वहाँ के स्वास्थ्य विभाग को ये सूचना गई थी और सूचना के बाद ही स्वास्थ्य महकमा का जो है एक विशेष टीम गया। उसके बाद वहाँ पे जो सैंपल कलेक्ट करना था, उन्होंने उस प्रसाद के सैंपल को लिया। बाकी जितने भी लोगों को जांच करने के बाद जिनकी हालत नाजुक थी, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया। उसके बाद ही जाके ये मामला अभी तक अपडेट में बता दूं कि अभी भी कुछ लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उनकी हालत जो अभी ठीक है। जी अरुण, जो लोग बीमार हैं उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? कुछ कह पा रहे हैं वो लोग? बता पा रहे हैं कि जब उन्होंने प्रसाद खाया तो क्या उन्हें कुछ वैसा महसूस भी हुआ था उस वक्त कि ऐसा कुछ खराबी भी प्रसाद में हो सकता है? कुछ कह पा रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से? जी, मैं बता दूं कि अभी जो मौसम है, बरसात का मौसम है और वो पूरा जंगली इलाका है, तो वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की जो पूजा के बाद जो प्रसाद मिलना था उन्होंने खाया। खाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं लगा, लेकिन आधे घंटे के बाद उनकी जो तबीयत एकाएक जो है उन्हें उल्टी और दस्त होने लगा, जिसके बाद एक एक करके जो 80 से भी ज्यादा लोग मैं कह सकता हूँ, जिसमें बच्चे भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, उनकी तबीयत जो है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगी। बाद में जो स्थानीय चिकित्सा है उनको बुलाया गया, वो देखे। उसके बाद स्वास्थ्य महकमा को ये सूचना गया, उसके बाद ये घटना हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर है, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब अब शहरों में भी घुसने पर आमादा हो चुका है, लिहाजा लोग अपने सामानों के साथ पलायन को मजबूर हो चुके हैं। जहां तक देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा, सब कुछ डूबा हुआ सा। बागमती नदी अभी भी अपना दायरा बढ़ा रही है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हनुमान नगर प्रखंड के 12 पंचायत और हाया घाट के 2 पंचायतों में पानी घुस जाने से किसानों की मेहनत पानी पानी हो चुकी है। 48 घंटा में बरसात का पानी तो था ही खेत में लगा हुआ, बाढ़ का पानी भी पूरा डुबो दिया। और जिस तेजी में 48 घंटा में बाढ़ का पानी बढ़ा है, अगर इस तरह से बढ़ा तो हो सकता है 1-2 दिन में गांव घर में भी पानी घुस जाएगा। अभी जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो रहा है। गांव के जो इलाके हैं जहाँ वहाँ नहीं पानी। अभी इलाके में मैंने घर में पानी देखा। अब जरा बगहा के हालात देखिए। नाव पर सामान लादकर लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। नाव पर मोटरसाइकिल, साइकिल से लेकर सूटकेस और कई जरूरी सामान है। मसान और सिकरहना नदी तबाही मचा रही है। नदियों के जलस्तर में इजाफे के कारण दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है।
देख सकते हैं नावों की लंबी कतार लगी हुई है और यह नज़ारा लगातार करीब बगहा के करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं जो टापू की तरह घिरे हैं, लेकिन उन इलाकों में अभी पहुंचने के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह भंग है। हमें कुछ नाविक कैसी परेशानी आप लोग की हो रही है बताइए। ना तो हिलाने में परेशानी है, बोला अगर ना रही तो कोई काम ना हो जा। कैसे जीवन गुजर बसर चल रहा है लोगों का? बहुत बेकार गुजर यहाँ लोग का चल रहा है, न धान होता न गेहूँ होता, अब भूखे लोग तड़फड़ाता। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी शहर तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर अहियापुर थाने की है, जो चारों ओर से पानी से घिर चुका है। थाना जाने वाली सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। थाने में जब्त सैकड़ों गाड़ियां डूब चुकी हैं। सड़क किनारे जो घर हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। उसे कि देखिए ये सामने ये अहियापुर थाना का भवन है और ये अहियापुर थाना पूरी तरीके से टापू बन गया है। इसके आसपास जो घर बने हुए हैं रास्ते में, उन घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। और आप देखिए जो ये जलराशि आप देख रहे हैं, यह थाने तक जाने वाली सड़क है और लगातार हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ये पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। जो लोग इन घरों में हैं, इन घरों से वे सब के सब पलायन कर गए हैं। और एक तस्वीर आप यहाँ देखिए कि ये थानेदार हैं और थाने के पदाधिकारी हैं। ये अपना ऑफिस जाने के लिए यहाँ तैयार हैं, लेकिन चूँकि यूनिफॉर्म की नौकरी है, सूट और बूट वाली नौकरी है, तो इस पानी में नहीं जा सकते। ये है मधुबनी की तस्वीर, जहां जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पानी पानी है। ट्रेन की पटरियों पर पानी ने डेरा जमा रखा है, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। हालात को देखते हुए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल ने कई ट्रेनों को जयनगर के बदले मधुबनी और सकरी रेलवे स्टेशन पर ही रोकने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। बाढ़ से बिहार के कई इलाकों में फिर से त्राहिमाम है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निकल जाता है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राय, मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार दास और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी तेजी से नए इलाकों में फैल रहा है। 1000 से ज्यादा की आबादी पानी में घिर गई है। अयाज का पानी है ना। खड़े हैं मुजफ्फरपुर से सटे ये शेखपुर इलाके में। आप देखिए कि इस नए इलाके में कितनी तेजी से पानी बह के आ रहा है, कितनी धार है। और ये जरा दूसरी तरफ हम लोग देखें कि ये मोहल्ले से निकलने वाली सड़क है, कितनी ज़्यादा पानी की यहाँ मोटी लहर चल रही है। जरा तीसरी तरफ आप देखिए कि ये पानी की धार देखिए, कितना तेज पानी है, कितनी तेज गति से इस इलाके में पानी आ रहा है। पूरा स्थिति खराब है इस चीज़ को। पानी तो बहुत तेज है, बहुत तेज है। ये चीज़ को क्या करें, अब हम भी है यहाँ पंचायत समिति सदस्य का ये चीज़ में है, हम भी देख रहे हैं इस चीज़ में कि बहुत ही मेरा जनता यहाँ करोस में है। हाल है यहाँ की सरकार जो है इस पर निगरानी नहीं से अच्छा ढंग से देख नहीं रहा है, न रोड को ऊंचा करवा रहा है। यहाँ की जनता पानी में डूब रहा है और उसके ऊपर भी कोई सरकार का कोई ये नहीं है कि यहाँ कोई प्रशासन आ करके जनता को मदद कराए। तो बूढ़ी गंडक की धारा तेज होने की वजह से मुजफ्फरपुर में शहर से सटे नए नए इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और यह जो पानी है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। बगहा में बाढ़ से कटाव हो रहा है और हालात ये हैं कि कटाव का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को बैलगाड़ी से जाना पड़ा। रामनगर प्रखंड के भावल पंचायत में मसान नदी से कटाव हो रहा है। जब एसडीएम गाइड बांध का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां तक गाड़ी ले जाने का रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्हें बैलगाड़ी से जाना पड़ा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए कैसे बैलगाड़ी से कटाव का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम पहुंचे हैं। तो अभी वो लोग आकलन करेंगे कि यहाँ किस तरह का, किस स्वरूप का फ्लड फाइटिंग काम करना है, किस तरह का नेचर ऑफ द वर्क वो लोग फ्लड फाइटिंग में भी ले सकते हैं। फिर उनके आकलन के बाद हम उनसे बात करके यहाँ पे उसी तरह का फ्लड फाइटिंग का काम करवाया जाएगा। अभी सर इसमें सबसे प्राथमिकता ये है कि जो ये धनरपा बांध है इसको सुरक्षित रखना हम लोग की प्रथम प्राथमिकता। पूर्वी चंपारण में भी लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। जिले में गंडक और बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचा रही है। सुगौली प्रखंड में बाढ़ के साथ कटाव तेजी से हो रही है। नदी में कई घर विलीन हो चुके हैं। कई लोग मजबूरन अपना घर तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन भी कर रहे हैं।
गांव के लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, सभी भूखे हैं और अपने सामान को समेटने में जुटे हुए हैं। उन लोग खाने के लिए दिक्कत, बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, लोग खाने पर मजबूर है, इसलिए जितने जल्द होता है व्यवस्था किया जाएगा। तो मजबूरन हम लोग को सुगौली में आके एनएच को जाम करेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। पंचायत सुगौली प्रखंड से बोल रहा हूँ। यहाँ की स्थिति बहुत, भवानीपुर की स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ 100 घर जो है नदी में समाहित हो गया है। गोपालगंज में प्रशासन की उदासीनता के चलते लोग बेबसी में जीने को मजबूर हैं। गंडक बराज का पानी कई गांवों में घुस गया है, आवागमन ठप हो चुका है। ऐसे में कहीं आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन वो भी लोगों को नसीब नहीं है। मंगरूहा गांव का भी जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, सड़कों पर पानी बह रहा है, लोग उसी पानी में चलने को मजबूर हैं। गांव के भगत मानसी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई, लिहाजा इलाज के लिए वो दोनों बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर गोपालगंज के लिए चल पड़े। अपने बच्चों के लिए जान जोखिम में डालकर वो चल पड़े। करीब 8 किलोमीटर का कठिन सफर उन्होंने तय किया। कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर? गोपालगंज। क्या हो गया है? बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो सुविधा नहीं मिला है नाव वो ले जाने के लिए? कोई नाव की सुविधा नहीं है, जो जाए हम पहुँचे टाइम से। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। सीएम नीतीश कुमार आज कर सकते हैं यह हवाई सर्वेक्षण। वाल्मीकि नगर के आसपास के इलाकों में जाकर हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति बन रही है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार आज उन इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए जा सकते हैं। हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा बाढ़ प्रभावित इलाकों का, जहां वाल्मीकि नगर के पास के इलाके में आज नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। समस्तीपुर में पुलिस ने गांजा कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिथान थाना क्षेत्र के घर में छापेमारी कर 35 किलो गांजा के साथ 39,62,000 रुपए बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही सभी तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि अरविंद महतो और देवेंद्र महतो अवैध गांजा का कारोबार करते हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई कर पुलिस ने काले कारोबार का खुलासा किया। तो पहले तो घर के जितने लोग थे वो पुलिस को देखते ही वहाँ से फरार हो गए। पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया गया, तो ये करीब अलग अलग लूज बोरा में करीब 35 किलो गांजा बरामद किया गया। फिर करीब 39,66,600 रुपये जो है एक डब्बा था बड़ा सा, मतलब सामान रखने वाला, जैसे राशन का सामान, उसमें चावल आटा सब, तो उसमें ये रखा हुआ पाया गया। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। NH 57 पर काठ पुल के पास की एक घटना है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 57 को जाम कर दिया और भारी हंगामा किया है। हंगामे की वजह से सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। सूचना मिलते ही सदर SDPO आनंद पांडे के साथ कस्बा और सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। मृतक के पुत्र के मुताबिक 1 महीने पहले एक शख्स ने उन्हें धमकी दी थी। आशंका है कि उसने ही गोली मारकर हत्या की है। आदमी मतलब पापा 12 बजे रात में हमको कॉल किए थे कि कोई आदमी उसको आके घर पे, वहाँ पे जहाँ पे रहते, धमकी दिया है कि मतलब गोली मार देंगे। कौन था, कोई जानकारी है? हम उसका मतलब कि जो बोले हैं ना, हम रिकॉर्ड करके रखे हैं फोन। नाम वाम कुछ बताए थे? नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वहाँ बताए हम फोन हम लाए न। हमको कोई सर्जन गाड़ी में क्या पता चला आपको? हमको कुछ पता नहीं, हम ठिकाने कैसे अभी कुंज के हैं। अभी जो आप आए तो यहाँ क्या हुआ?
देखिए कि मतलब मरा हुआ धरा हुआ था। कौन? हमारा भाई अरुण यादव। गोली मारा कोई? हाँ, अब क्या पता कौन मारा, क्या किया नहीं किया, हम तो घर में। और बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर ये चौथा घटना है और बराबर यहाँ पे गोली मार कर मतलब आज किसकी हत्या की? आज अरुण यादव हैं, बगल के गांव के हैं, उनकी मतलब गोली मार के डोरिया गांव के हैं, तो उनके गोली। वनकर्मी है वो सुने? हाँ, वनकर्मी है, बहुत सीधा साधा आदमी है और उनको किसी से लेना देना भी नहीं है और इस सब घटना को हम लोग चाहते हैं कि बंद किया। छपरा में आईसीएमआर की मंजूरी के बगैर ही आरटीपीसीआर सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया। नतीजा ये है कि 15 दिन बाद भी जांच की शुरुआत नहीं हो सकी। जांच के लिए सैंपल अभी भी पटना भेजे जा रहे हैं, जिससे रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि अप्रूवल मिलते ही जांच शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि बिना अप्रूवल के उद्घाटन की क्या जल्दबाजी थी। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच छपरा को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी सौगात दी थी, जो था कि आरटीपीसीआर जांच केंद्र, यानी यहाँ के मरीजों को अब बाहर नहीं जाना था। लेकिन उद्घाटन के बावजूद आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस संस्था का वर्चुअली उद्घाटन किया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यहाँ जाँच की शुरुआत नहीं हो सकी। क्या कारण था इसके पीछे बताया जा रहा है कि अभी तक इसे जाँच केंद्र को लाइसेंस नहीं मिला है। देख सकते हैं कि तमाम बैलून लगे हुए हैं, लगभग 1 सप्ताह से ऊपर का समय बीत चुका है और यहाँ जाँच अभी तक शुरुआत नहीं की। हालांकि अब जाकर के यहाँ के लोग जो है थोड़ा एक्टिव हुए हैं। लोगों का कहना है कि अब 1-2 दिन में अगले जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। हालांकि लोगों का यह कहना जरूर है कि तैयारियां कर ली गई है, जो इसके टेक्नीशियन है वो यहाँ पे आ चुके हैं, मशीनें इंस्टॉल कर ली गई है और जल्द ही इस जांच की सुविधा छपरा के लोगों को भी मिल जाएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। सासाराम में कई पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। जिले में आए दिन शिकायत मिलती रहती है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने धावा दल का गठन किया है, जो कि बिना लाइसेंस के फर्जी तरीके से चलने वाले पैथोलॉजी और नर्सिंग होम पर छापेमारी कर कार्रवाई करी। डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने के लिए उनको जो है सो हमारे कार्यालय से एक लाइसेंस निर्गत होना चाहिए और जो हम लोग जांच करके निर्गत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई हम लोग को संज्ञान में बार बार आते रहता है कि बहुत से ऐसे पैथोलॉजिकल लैब्स वगैरह चल रहे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने फिर कई छूट दी, जो 7 जुलाई से लागू होगी। अब सरकारी ऑफिस सामान्य रूप से खुलेंगे, वहीं 50% की उपस्थिति के साथ कॉलेज भी खुलेंगे, जबकि सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अब भी बंद रहेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। इस बीच अनलॉक 4 में सीएम नीतीश ने कई बड़ी रियायतों का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब राज्य में सरकारी और निजी सभी कार्यालय सामान्य तौर पर काम कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने का ऐलान किया है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए 11वीं और 12वीं या इसके ऊपर के ही बच्चों को बुलाने का निर्देश है। अभी इसका सीधा मतलब है कि 10वीं तक के स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट और खाने नाश्ते की दुकानों को खोलने की भी इजाजत सरकार ने दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के आधार पर संचालन होगा। स्कूल कॉलेज के स्टाफ के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। भागलपुर के पुलिस केंद्र प्रांगण में नशा मुक्त अभियान के तहत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी निताशा गुड़िया 322 प्रशिक्षु जवानों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। इस मौके पर एसएसपी के साथ सार्जेंट मेजर के शर्मा और कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। तैयार है 322 नवनियुक्त प्रशिक्षुओं के द्वारा जो है योगदान किया गया है और आज हम सभी ने ये जितने भी 322 नए सिपाही हैं इन सबको शपथ दिलाई है कि ये स्वयं आजीवन जो है शराब नहीं पिएंगे और साथ ही साथ अपने गांव मोहल्ले अपने परिवारजनों में भी बिहार सरकार के द्वारा जो शराबबंदी नियम लागू किया गया है उसका भी अनुपालन ये अपने स्तर से कराएंगे और मेरी यही अपेक्षा है।
दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा नहीं होने से यात्री नाराज हैं। सुविधाओं के अभाव से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को गाड़ी पार्किंग को लेकर यात्री सुरक्षा कर्मियों से उलझ गए। काफी देर तक पुलिस और यात्री में बहस होती रही। लोगों की भीड़ लग गई। यात्री का कहना था कि पार्किंग की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें जनप्रतिनिधियों के चलते आम लोगों को परेशानी होती है। वहीं इस मामले पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का हल भी निकाल लिया जाएगा। विवाद कारण हो तो गाड़ी पार्क करने के लिए एक आदमी अगर कोई गाड़ी पार्क करेगा ना 100 आदमी पार्क करेगा, तो सिस्टम पहले संभालना चाहिए। मंत्री का गाड़ी पार्क होगा तो आम आदमी का भी पार्क होगा, क्योंकि मंत्री भी आम आदमी है ना, हमारा जनप्रतिनिधि है, वो हम चुन के लाए हैं। तो क्या कहा जाए कि सबके लिए रूल एक जैसा होना चाहिए, सिस्टम सुधारा जाए यहाँ के, बस दैट्स इट। मिसबिहेव भी किया गया है? नहीं, मिसबिहेव नहीं किया गया है। नहीं, नाराजगी तो ठीक है। मैंने कहा ना, जब एयरपोर्ट बना तो जो सुविधा है उस भी धीरे धीरे, पहले था कि लैंड एक्विजिशन का इशू था, एनओसी का बात था, अब एनओसी मिला है, तो नागरिक सुविधा को लेकर के भी जल्दी ही इस पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी और जेडीयू के कई नेता नाराज होकर पार्टी से बाहर जाकर दूसरे दल से चुनाव लड़ लिए थे। पार्टी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद कई महीने के बाद एक बार फिर से वैसे नेताओं की घर वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या ये सब इतना आसान हो पाएगा। टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दल का दामन थामना आसान नहीं होता, लेकिन चुनाव लड़ने की हसरत भी ऐसी होती है कि पार्टी के प्रति सालों की निष्ठा भी एक झटके में खत्म हो जाती है। लेकिन जब चुनाव लड़ने के बावजूद सफलता ना मिले तो एक बार फिर अपना पुराना घर ही याद आने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी का भी है। इससे हम लोगों को टाइम ही नहीं पता चलता था कि दिन, आप लोग तो मीडिया में है, सब हमारे बहुत पुराने हैं, कि कैसे समय बीत जाता था और हर दिन जनता के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना। इसलिए अब उतना काम करने के बाद एकदम से अभी बहुत कम काम हो गया। क्षेत्र में जाइए, देखिए अभी हम लोग इच्छा और अनिच्छा की क्या बात करें। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद बिल्कुल हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे, बस जनता का जो काम हो रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अब जाने और न जाने की हम बात क्या करें, अभी तो हम लोग चिराग जी के साथ हैं। जाहिर है पुराना प्यार तो गहरा ही होता है। वैसे हमने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने से नाराज कुछ दूसरे नेताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश की, जिन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। बात जेडीयू से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेता मनजीत सिंह की करते हैं, जिन्हें राजद में जाने से नीतीश कुमार ने रोक लिया और अब मनजीत की पूरे इज्जत के साथ जेडीयू में घर वापसी की खबर है, जिसके संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी दे रहे हैं। तो ये एक कहानी नहीं है। अनेकों बार ऐसे साथी जो किसी आवेश में आ गए या थोड़ा सा उद्विग्न होकर के उन लोगों ने फैसला ले लिया, पुनर्विचार करके आते हैं, तो ऐसे लोगों का तो स्वागत करना चाहिए। दरअसल मनजीत सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और भाजपा के हार का कारण भी बने। लेकिन मनजीत की घर वापसी बीजेपी के दूसरे बागी नेताओं के लिए भी घर वापसी का रास्ता खोल सकता है, जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि इस पर भाजपा के नेता खुलकर नहीं बोल रहे। अब भविष्य में वो पार्टी में आना चाहेंगे, अगर आना चाहेंगे तो पार्टी का उस पर क्या निर्णय होगा, ये भविष्य के गर्त में है। मुझे लगता है इस पर कुछ भी बोलना कयास लगाना होगा। बीजेपी और जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो घर वापसी को लेकर परेशान हैं। इनमें अधिकांश चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि यदि ऐसे नेताओं की घर वापसी होती है तो इसका बड़ा घाटा चिराग को उठाना पड़ सकता है। अब ऐसा कब तक होता है ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।